हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका भाई अर्शुल चोपड़ा और मैं आज आपके साथ एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं प्रथम भाई से, जो कि अभी हाल फिलहाल अपने सीएमए फाउंडेशन में उन्होंने रॉक मचाया, धमाल एकदम। 300 प्लस आए हैं भाई के, और एग्जैक्ट कितने मार्क्स हैं वो भाई से ही जानेंगे। और भाई से उनका एक्सपीरियंस जानेंगे, उनकी स्ट्रेटजीज जानेंगे कि ये 300 लाने तक की क्या सफ़र था। बिकॉज हर किसी की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, तो भाई की लाइफ में क्या चीज़ें सारी आई वो जानेंगे अभी। तो मैं आप सब लोगों को बस यही बोलूँगा कि ये जो सेशन होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिकॉज मैं उस बात पर बिलीव रखता हूँ कि खुद ठोकर खाने से अच्छा है कि दूसरों की ठोकर से सीख लो। भाई उस रास्ते से गुजरे हैं तो वो उस रास्ते पे चलना बताएंगे तुम्हें कि वो कैसे चले थे, क्या गलती करी थी, क्या चीज़ें करी थी। डेफिनेटली आप लोगों की बहुत हेल्प होने वाली है। तो चलो चलते हैं भाई से बात करने। प्रथम भाई, कैसे हालचाल। बढ़िया भैया। बहुत अच्छे, आप बताइए। मैं बढ़िया, और सब घर में सब बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। घर में सब बढ़िया भैया, एकदम फर्स्ट क्लास मतलब। चलिए। सो थोड़ा सा आप इंट्रोड्यूस करा दो कि अभी आप कब कैसे क्या हुआ है, सब चीज़ें ने थोड़ा बहुत बता दो अपने बारे में। ओके, माई सेल्फ प्रथम अवस्थी एंड मेरी एज 19 ईयर्स है। तो अभी हाल ही में मैंने अपना सीएमए फाउंडेशन का एग्ज़ाम दिया है और मेरे जिसमें 354 मार्क्स आए हैं, जिसमें मेरे अकाउंटेंसी में 96 मार्क्स आए हैं और इकोनॉमिक्स में 90 और लॉ में 92 एंड मैथ्स में 76 मार्क्स आए हैं। ग्रेट। मतलब ये देखा जाए तो वो देखो, मैंने जो वो बात बोली थी कि अपनी गलती से सीखोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बट दूसरों की गलतियों से सीखोगे तो उनसे कहीं आगे निकल जाओगे। तो वही हुआ कि मेरे भी, मुझे याद है, 326 मार्क्स थे फाउंडेशन के अंदर। बट मैं अपने एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करता था, अपनी गलतियाँ सारी चीज़ें शेयर करता था। और आज आप लोग मुझसे भी ज़्यादा मार्क्स लेके आए, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। चलो बहुत बढ़िया। तो अब मैं प्रथम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ जो कि कॉमन क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे बच्चों के दिमाग में, जो डाउट्स क्रिएट करते हैं उनके दिमाग में। स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सीएमए के बारे में आपको कहाँ से पता चला, कब आपने डिसाइड किया था कि हाँ ये सीएमए करूँगा यार। ओके, तो सीएमए के बारे में मेरे को मतलब स्टार्टिंग में इतना नॉलेज नहीं था मेरे को। मतलब जैसे ही मैंने 12th पास आउट की तो सब कहते थे सीए 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 सीए, सब सीए करो सीए करो सीए करो। इनफैक्ट घर में भी मेरे को बोलते थे कि नहीं, आपको सीए करना चाहिए, सीए करना चाहिए। हालांकि मेरा सीए करने का उतना मन नहीं था, बट बाद में मेरे को धीरे धीरे और कोर्सेज के बारे में पता चला। फिर मैंने सीएमए के बारे में सुना, तो फिर मेरे को पता चला कि हाँ, इसमें कॉस्ट के बारे में आपको इन डेप्थ नॉलेज दी जाती है और वगैरह वगैरह। तो हाँ, मेरा थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट आया, तो मैंने फिर बेसिकली सीएमए अडॉप्ट कर लिया। बहुत बढ़िया। ग्रेट। आपके कोई सीनियर वीनियर ने आपको बताया था या फिर आपने खुद मतलब सर्च करके खुद इंटरेस्ट डेवलप किया था उसके अंदर। मैं एक्चुअली ऐसे यूट्यूब में मतलब वीडियोस देख रहा था, मतलब बेस्ट करियर ऑप्शन फॉर कॉमर्स ओके कॉमर्स। ओके। फिर मेरे को ध्यान में आया प्रोफेशनल कोर्सेज। फिर ओ। प्रोफेशनल कोर्सेज में मेरे को पता चला अपने कॉमर्स में 3 प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं जो कि आपको आपके नाम के आगे प्रीफिक्स ऐड कर देते हैं, बिल्कुल। जिसमें से सीए सीएस सीएमए ये टॉप कोर्सेज है, मतलब प्रोफेशनल कोर्सेज में आते हैं। तो मेरे को बेसिकली इंटरनेट के द्वारा ये अपने कोर्स के बारे में पता चला। बहुत बढ़िया। ग्रेट। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसा आपका 354 मार्क्स आप बता रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़े मार्क्स माने जाते हैं, मतलब बहुत अच्छी अचीवमेंट है फाउंडेशन लेवल पे। आपका टाइम जी। टेबल क्या था, मतलब आप मॉर्निंग वाले स्टूडेंट थे, रात वाले स्टूडेंट थे, या फिर दिन में कभी भी पढ़ लेते हैं, ऐसा कुछ था। तो सर मेरा ऐसा सीन है कि मतलब मैं नाइट आउल नहीं हूँ। मतलब मेरे अकॉर्डिंग क्या है कि मतलब आपको जो टाइम जिस लिए दिया गया है आपको उसमें यूटिलाइज करना चाहिए। लाइक बिल्कुल नेचर ने जो आपको दिया है, लाइक आपको रात दी जाती है सोने के लिए, तो आपको उस टाइम को सोने के लिए यूटिलाइज करना चाहिए। बिल्कुल। मैं क्या करता था, मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ने वालों में से हूँ। मतलब मैं जैसे सुबह 5 बजे से उठ के पढ़ाई करता था और मेरी जो 2 घंटे में 5 से 7 जो पढ़ाई हो जाती थी, आई गेस मतलब वो 2 आवर्स मेरे को मेरे 3 से 4 आवर्स के बराबर लगते थे। तो ग्रेट। मतलब मैं सुबह एक तो पढ़ाई करता था, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेके मैं थोड़ा सा आफ्टरनून में पढ़ाई करता था, फिर देन इवनिंग में बस। ग्रेट, बहुत बढ़िया। मतलब आप सुबह बेसिकली देखा जाए तो सुबह वाले स्टूडेंट हैं। ये जी। काफ़ी अच्छी बात सुनने को मिली कि सुबह सुबह अक्सर लोग ऐसा बोलते हैं कि माइंड फ्रेश होता है, तो आदमी अच्छे से ग्रास्प करता है चीज़ों को, जो जो आता है फटाफट। और आपने बताया भी कि 2 घंटे जो आप पढ़ते थे वो 4 घंटे के बराबर था।
बहुत बढ़िया, ग्रेट, जी। एक नंबर। सो आपकी जो सब्जेक्ट वाइज जो स्ट्रेटेजी थी, जैसे मैंने आपके देखे 3 में मार्क्स 90+ हैं। सो आपकी मतलब आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को किस तरीके से डील करते थे? आप सारे सब्जेक्ट्स का थोड़ा थोड़ा मुझे बताओ। तो स्टार्टिंग विथ अकाउंट्स, तो मैं अकाउंट्स को क्या करता था, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि वो एक रजिस्टर बनाते हैं जिसमें एक ही में अपना कंसेप्ट भी लिखते हैं, एक ही में अपना प्रैक्टिकल भी लिखते हैं। तो मतलब हम्म कंसेप्ट क्या है, प्रैक्टिकल क्या है, ये उनको मतलब फिर बाद में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते जब एग्जाम का टाइम आता है। हम्म। तो मेरी स्टार्टिंग से अप्रोच क्या रही है कि मैंने अपनी प्रैक्टिकल कॉपी अलग बनाई थी, अपनी कंसेप्ट कॉपी अलग बनाई थी। जो मेरी प्रैक्टिक कॉन्सेप्ट कॉपी थी उसमें मैंने डिफरेंट डिफरेंट तरह के पेन यूज करके, मतलब एक चैप्टर में जितने कंसेप्ट हो सकते हैं मैंने पूरे कंसेप्ट एक अपने कॉपी में नोट किए। दूसरी कॉपी थी मेरी जिसमें मैं सिर्फ प्रैक्टिस करता था। और एग्जाम टाइम पे, मतलब जब मेरा अगले दिन एग्जाम था, तो मैंने एक भी प्रैक्टिकल सॉल्व नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने नोट्स को रेफर किया, अपने कंसेप्ट को रेफर किया खाली। तो ग्रेट। ये तो मेरी मैथ्स की स्ट्रेटेजी थी, सॉरी अकाउंट्स की अकाउंट्स की, स्ट्रेटेजी थी। हाँ। तो क्योंकि मैं 10th के बाद मेरे पास मैथ्स नहीं थी, तो मेरी मैथ्स कहते बहुत वीक थी। तो मेरे को अपनी मैथ्स में थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना था। तो मैथ्स में मैंने क्या किया, मैंने 3 कॉपीज बनाई अपनी। एक कॉपीज बनाई जिसमें मैथ्स में मेरे कंसेप्ट लिखे रहते थे, फॉर्मूलाज लिखे रहते थे। फॉर्मूले, हाँ। और दूसरी कॉपी मैंने ऐसी बनाई जिसमें मैंने, जैसे फॉर एग्जांपल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, अब यस। इस चैप्टर में से कितने तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, लाइक डिजिट बेस्ड क्वेश्चन हो गया, सर्कुलर परम्यूटेशन हो गया, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बेसिकली तो वो इनको मैंने कॉन्सेप्ट्स, नोट। कॉन्सेप्ट्स जी वो जी। जो चैप्टर के अंदर। हाँ, जी जी। चैप्टर के अंदर के तो, बिल्कुल और उनके एक एक क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस के लिए नोट कर ली जो कि इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लगते थे। बिल्कुल। और तीसरी कॉपी में मैंने क्या किया, प्रैक्टिस स्टार्ट करी उसकी, मतलब प्रैक्टिस बहुत की उस अच्छा, मतलब उसमें वो नोटबुक में। प्रैक्टिकल वर्क सारा उसमें अप्लाई किया, बट जो थ्योरी थी, फॉर्मूलेज थे, वो उसके लिए 2 कॉपीज अलग थी। सो जी हाँ। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और इसमें मैं एक पॉइंट ऐड ऑन करना चाहूँगा, भाई ने बहुत सही बोला। बिकॉज अक्सर हम लोग यही गलती करते हैं कि हम वो लॉन्ग फॉर्मेट में ही रहते हैं, और हम उसी को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वही कर रहे हैं। और एंड में क्या होता है, जब पेपर बहुत नज़दीक होते हैं, तो वहाँ प्रेशर वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। वहाँ समझ नहीं आता कि इंपॉर्टेंट एक्चुअल में है क्या, और वहाँ बच्चे यही देखते रहते हैं कि भैया क्या इंपॉर्टेंट है, अब क्या करूँ। सो भाई ने बहुत अच्छा बोला कि इन्होंने एक कॉन्सेप्ट्स और सारे फॉर्मूले एक जगह लिख लिए, जिससे कि क्या होगा, जब एग्ज़ाम के पास होंगे तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा डिटेल की चीज़ें पढ़ने में। शॉर्ट शॉर्ट पढ़ेगा आदमी, फटाफट रिवीजन हो जाएगा। और ये पॉइंट जो आपने बताया, ये मैंने उसमें भी बताया था, जो लास्ट 2 मंथ्स स्ट्रेटेजी टू क्लियर सीएमए फाउंडेशन, उसमें यही बताया था कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हाँ, हैं। बिकॉज शॉर्ट नोट्स, जैसा आपने बताया, डेफिनेटली वो हेल्प तो करते ही हैं। और बाकी सब्जेक्ट से कैसे थी आपकी थियोरटिकल सब्जेक्ट जो बेसिकली हैं? थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में मैंने क्या किया, सबसे पहले तो जो मेरा इंस्टीट्यूट का मटेरियल था, जैसे लॉ और इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, तो बिल्कुल। सबसे पहले अपने मटेरियल को मैंने रेफर किया, सबसे पहले अच्छे से गो थ्रू किया। उसके बाद मैंने हर टॉपिक्स का शॉर्ट शॉर्ट नोट बनाया, बिकॉज एग्जाम टाइम पे आपके पास इतना टाइम होगा भी नहीं कि आप इतने बड़े बड़े टॉपिक्स को रीड करो। उस टाइम पे आपको बिल्कुल खाली वही याद आएगा जो आपने पढ़ा है। और जिस टाइम आप मटेरियल रीड करो, तो मेरी सलाह तो यही रहेगी, जो कि मैंने भी किया था, कि मैं उसी एट द टाइम एक कंसेप्ट कॉपी में चार्ट फॉर्म में, ऐसा नहीं कि आप पैराग्राफिक फॉर्म में नोट कर दो, तो फिर बुक की लैंग्वेज और नोट्स में अंतर ही क्या हुआ। बिल्कुल। तो मैं क्या करता था, तो चार्ट फॉर्म में हर टॉपिक से रिलेटेड नोट्स बना लेता था, और ट्राई करता था कि मतलब 40 मार्क्स का जैसे कोई एक चैप्टर है, तो ट्राई करता था कि उसको मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम 25 के ऊपर जाने ही ना दूं। और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में मेरे हिसाब से तो मतलब इंस्टीट्यूट के बुक में जितने क्वेश्चंस गिवन है, और वेबसाइट पे जितने क्वेश्चंस गिवन है, लाइक बिट क्वेश्चंस, यस। इनके अलावा, लाइक इनके बाहर इंस्टीट्यूट कभी जाता नहीं है, इन्हीं बिल्कुल। के अंदर कुछ कुछ चेंजेस करके ही आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ पूछूंगा कि वो जो मैंने बताया अभी लास्ट 2 मंथ स्ट्रेटेजी जो वीडियो डाली थी, वो शायद आपने देखी थी, वो देखी थी या नहीं देखी थी, जिसमें 300+ स्कोर बताया था कैसे क्रिएट कर सकते हैं 2 मंथ्स के अंदर। जी बिकॉज जी, देखी ये थी जो मैंने। आप जो पॉइंट्स बता रहे हो, बहुत सारे उसके साथ सिमिलर मैच कर रहे हैं, जैसा आपने बताया शॉर्ट नोट मेकिंग। और ये शॉर्ट जी नोट जी, मेकिंग तो आई थिंक मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आपको क्विक सबसे रिवीजन ज्यादा करने इम्पोर्टेंट में, होती है। कॉन्सेप्ट्स को बस दिमाग में रखने में। बिकॉज ये गलती मैं भी करता था। मैंने सारी चीज़ें लॉन्ग फॉर्मेट में बनाई थी, बट वही होता है ना, जब पढ़ने बैठता है तो आदमी बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है, 1-2 घंटे तो पता चला रिवीजन में ही निकल गए। तो काफ़ी अच्छा आपको आपसे सीखने को मिला कि शॉर्ट नोट्स बनाओ। और बेसिकली मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे मैथ्स बच्चों को बहुत ज़्यादा टफ लगता है,
मैथ्स और स्टैट्स वाला जो पूरा एक पोर्शन है बहुत ज़्यादा टफ लगता है, तो उसको आपने कैसे डील किया था? मैथ से डर मतलब होता क्या कि आप फाउंडेशन कोर्स में एंटर करते हो तो आप में स्टार्टिंग से हाइप डाल दी जाती है कि यस मैथ्स बहुत टफ है, मैथ्स बहुत टफ है। एक्चुअली मतलब हाँ मेरे को भी लगा बिकॉज मैं भी मैथ्स में उतना खास टॉपर था नहीं, 10th तक मेरे पास भी मैथ्स थी, 11 से फिर मैंने कॉमर्स चूज कर लिया। बिल्कुल। तो मैंने क्या किया था मतलब मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के पार्ट में हाँ मैथ्स में कुछ कुछ चैप्टर्स आपको ट्रिकी लगेंगे, हम्म। और मतलब कुछ कुछ ऐसे भी नहीं कि बहुत क्या कहते हैं सारे चैप्टर टफ हैं। बट मैंने एक चीज नोटिस की है कि जो जो चैप्टर टफ रहते हैं हम्म। एग्जाम में ऐसा नहीं कि उनमें बहुत ही ज्यादा टफ क्वेश्चंस आते हैं। बिल्कुल और करेक्ट। इंस्टीट्यूट के मटेरियल में जितने क्वेश्चंस गिवन है, हालांकि अपन का तो एमसीक्यू है, तो जरूरी नहीं है कि जितने क्वेश्चंस आपके मटेरियल में गिवन हो वो सारे रेलेवेंट हो फॉर द एग्जामिनेशंस। करेक्ट। सो मेरा कहना तो यही रहेगा कि आप कभी भी अगर आप नॉन मैथ से हैं तो आप मेरे हिसाब से आपको स्टैटिस्टिक्स सबसे पहले कंप्लीट करनी चाहिए। एक नंबर। स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट करने के बाद देन आपको मैथमेटिक्स में जाना चाहिए। बिल्कुल। मैथमेटिक्स में आपको स्टार्ट करना चाहिए एलजेब्रा वाला पार्ट सबसे पहले, वही उसके बाद रेशियो आपको धीरे प्रपोर्शन धीरे वाला, कवर रेशियो करना प्रपोर्शन चाहिए। वेरिएशन सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, वही तो बोल हाँ रहे हो आप? यस। वही बिल्कुल। उसी की बात कर रहा। और आपको जैसे कि लॉगरिथम इंडिसेस और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये स्टूडेंट्स हालांकि बहुत टिपिकल मानते हैं, बिल्कुल। हालांकि ये भी कुछ टफ नहीं है, मगर अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं आपको बता दूं कि एग्जामिनेशंस में क्योंकि ये चैप्टर टफ है तो इनसे उतने टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, इनसे इजी क्वेश्चंस आते हैं। करेक्ट। मतलब कि ऐसे इजी क्वेश्चंस आएंगे कि आपको देख के क्लिक हो जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल। सो आप तो सब लोग। मैथमेटिक्स का तो हाँ, कंटिन्यू कंटिन्यू। तो मेरा कहना तो यही कि मैथमेटिक्स का आप अपना डर निकाल ही दीजिए बिल्कुल, कि मैथ बहुत कोई तोप है, बहुत कोई बला है, ऐसा कोई भी बिल्कुल भी सीन नहीं है ऐसा। बिल्कुल। सो मुझे काफ़ी अच्छा सुन के लगा, बिकॉज स्टार्टिंग से मैं बच्चों को यही बोलता आ रहा हूँ कि आप अपना फोकस रखो स्टैट्स के ऊपर। बिकॉज स्टैट्स के 60 नंबर है, तो जब वो 60 नंबर जेब के अंदर होते हैं ना, तो मोटिवेशन यहाँ का यहाँ होता है। और फिर वो जो 40 नंबर जो मैथ्स के हैं वो भी आपको हावी नहीं होने देते। वो भी आपको लगता है अरे यार कर ही लूंगा हाँ ना, ये भी हो ही जाएगी, बिकॉज 60 नंबर तो जेब के अंदर है ही है पहले से। सो ये चीज़ काफ़ी राइट। अच्छी आपने बोली कि स्टैट्स को फोकस करो, मैथ्स को मत करो। और ये भी आपने काफ़ी अच्छा पॉइंट बोला, ये मैं अक्सर रिपीट करता हूँ ये बात, कि मैथ्स में आप इजी इजी चैप्टर्स के ऊपर जाओ जो इजीली आपको समझ आ सकते हैं। जैसे रेशियो प्रपोर्शन, जैसे आपने अलजेब्रा वाला पोर्शन बोला, तो ये काफ़ी सिंपल है। जो नॉन मैथ से भी होगा ना वो भी कहीं ना कहीं हद तक इसको ग्रास्प कर लेगा, मतलब अंदर ले लेगा अपने दिमाग के। और सबसे अच्छी चीज़ कर लेगा। कि जो आपने बोला कि जो टफ चैप्टर्स होते हैं वो आदमी अपने आप हाइप क्रिएट कर लेता है कि पता नहीं कैसा क्वेश्चन आएगा क्या आएगा, बट एक्चुअल में बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं उनमें से। बहुत सही बोला ये आपने। सो ये चीज़ आपने अपने आप अप्लाई करी थी या कहीं सुना था ये कि स्टैट्स को फोकस करो, या फिर ऐसे मतलब इस तरीके की स्ट्रेटजी? एक्चुअली मैंने आपकी भी वीडियोस को देखा था पहले, और कि स्टैट्स पे फोकस करो। उसके बाद जब इंस्टीट्यूट ने अपना मॉक टेस्ट रिलीज किया था, तो हम्म। मैंने तो जितने मॉक टेस्ट इंस्टीट्यूट ने रिलीज किए थे, मतलब जैसे 35 रिलीज किए थे, तो मैंने 25 to 30 हर एक एक सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट सॉल्व किए थे। बिल्कुल। तो उससे मेरे को बहुत अच्छा, एक तो मतलब मेरे हिसाब से तो सबसे ज्यादा हेल्प मेरी उसी मॉक टेस्ट ने की थी। मतलब मेरे को एक क्लियर कट आइडिया हो गया था कि एग्जाम का लेवल क्या होता है, बिकॉज जैसा आपका मॉक टेस्ट का लेवल होता है हम्म। सिमिलर टू सिमिलर। हालांकि मेरे हिसाब से मॉक टेस्ट में कुछ कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी दिखे थे मेरे को। हम्म। तो सिमिलर टू सिमिलर मैं बोलूंगा कि आपका एग्जामिनेशन का भी वैसे ही का वैसे ही लेवल रहता है। तो उससे आपको पता लग जाता है कि आपको जो आप जिस चैप्टर को आप टफ बोलते हो कि उस चैप्टर से कैसे कैसे तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बन रहे हैं वो आपसे, बन रहे हैं या नहीं बन रहे? राइट। बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और जब आप टेस्ट दो तो मेरा एक और कहना है कि आप एक करेक्शन कॉपी जरूर बना के रखना। करेक्शन कॉपी इन द सेंस कि आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, तो एग्जाम्स के बाद जब आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाए तो आप रिजल्ट में अपने उस क्वेश्चन को व्यू करके उसका करेक्ट आंसर जरूर नोट करना। बिल्कुल। और करेक्ट। ट्राई तो हमेशा यही करना कि आप एग्जाम के एक महीने पहले हर दिन भले फुल कोर्स टेस्ट मत दो, बट चैप्टर वाइज टेस्ट तो मैं जरूर कहूंगा कि आप देना ही देना। बिल्कुल। सो मैं इसमें एक चीज़ जी। आपसे पूछना चाहता हूँ कि अकॉर्डिंग टू यू अगर आपसे पूछा जाए तो ज़्यादा आप इम्पोर्टेंस अपने इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस को दोगे या फिर मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस को दोगे? मैं ज्यादातर इंपॉर्टेंस दूंगा अपने इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल को, बिकॉज इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल्स में जो क्वेश्चंस मैंने कुछ कुछ नोटिस किए हैं जो कि एज इट इज उठ के आ गए थे, बिल्कुल। जिसमें ऑप्शंस भी इन्होंने चेंज नहीं किए आगे होंगे। पीछे नहीं किया था, बिल्कुल। बिल्कुल भी नहीं किया था, एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया था। करेक्ट।
सो अकॉर्डिंग टू यू कि इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेरिजन टू आपका मॉक टेस्ट, राइट? राइट। ओके, तो मैं इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो भी बच्चे ऐसा सोचते हैं ना, कि अक्सर बच्चों की यही दिक्कत होती है कि वो इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल की इंपॉर्टेंस नहीं समझते, बाकी हर जगह की इंपॉर्टेंस समझते हैं। वो बिट क्वेश्चन भी कर ले रहे हैं, मॉक टेस्ट भी कर ले रहे हैं, बट इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल पूछो वो ही नहीं हो रखा उनका। तो अगर आपको, जैसे भाई ने बोला, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चंस उठ के आए हैं, तो अगर अकॉर्डिंग टू यू मैं आपसे पूछूं कि अगर एक बच्चा सिर्फ इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल टोटली फोकस करता है, वो ना तो बिट करता ना आपका मॉक टेस्ट भी एक दो कर लेता है सिर्फ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू जानने से, सो उसका अच्छे से हो जाएगा, आप कैसा मानते हो इस बारे में? अगर मेरे हिसाब से कोई एक इंडिविजुअल अगर अच्छे से अपना स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस पे फोकस कर लेता है, तो आई गेस हाँ उसके आराम से मतलब 80 प्लस से ज्यादा भी स्कोर हो सकता है। मतलब आप स्टडी मटेरियल अपना कर लिए, देन ये आपका मोर देन है ना, बिकॉज बिल्कुल लॉ और मैनेजमेंट में 200 प्लस से क्वेश्चंस गिवन है आपको एक चैप्टर के। तो बिल्कुल मतलब उसके बाद इंस्टीट्यूट कहाँ ही से पूछ लेगा आपसे। करेक्ट। और ये चीज़ आपने शायद मतलब एनालाइज भी करी होगी कि लॉ में, इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट में कुछ क्वेश्चन तो ऐसे, स्टैट्स में भी इनफैक्ट, कि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो कि एज इट इज़ के एज इट इज़ उठ के आए हैं। लॉ में तो अक्सर हुआ होगा, ये आपने देखी होंगी चीज़ें बहुत सारी, एज इट राइट? इज उठ के आ गए थे, हाँ बिल्कुल। राइट। तो मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि लॉ वगैरह में, इकोनॉमिक्स वगैरह में आपका टोटल फोकस अंडरस्टैंडिंग के ऊपर था या फिर किस चीज़ के ऊपर था? ओके, तो लॉ में सबसे पहले मैं लॉ से स्टार्ट करता हूँ। लॉ में जैसे लॉ सबके लिए नया नया सब्जेक्ट रहता है, बिकॉज 12th तक लॉ की बिल्कुल नॉलेज नहीं दी जाती है। तो लॉ में बहुत ट्रिकी लैंग्वेज होती है। तो अब एग्जाम में आपसे डेफिनेशन लिखने को तो नहीं बोलेगा, बिकॉज एमसीक्यू पेपर है। तो आपको क्या करना है, आपको याद कुछ भी नहीं करना है, हाँ अनलेस आपको सेक्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बट आपको जैसे कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन हो गई एंड मच मोर डेफिनेशंस हो गई, आपको उनको अंडरस्टैंड करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ समझने पे उसको ध्यान रखना है। बिल्कुल करेक्ट। लीगल आपको अगर आपको कहना है कि आपको याद भी कर उठाओ, आपको ये नहीं करना है कि आप हर एक पॉइंट को हाईलाइट कर रहे हो। आपकी बुक में हाईलाइट खाली वही पॉइंट होना चाहिए जो कि कीवर्ड्स हो। बिल्कुल मतलब मेरे की भी मैंने बुक्स देखी थी कि मतलब पूरी पूरी बुक्स लाइन रहती थी, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। आपको एक डेफिनेशन में वही वर्ड्स को खाली हाईलाइट करना है जो कि आपको लग रहा है कि हाँ ये कीवर्ड्स हैं। बिल्कुल करेक्ट। सो अकॉर्डिंग टू यू कि जी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा ज़रूरी है एज कंपेरिजन टू लर्निंग, और जो आदमी वो सब हाईलाइट वगैरह करता है वो सब चीज़ों से, राइट? हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ। सो अगर मैं आपसे एक चीज़ बोलूँ कि अगर आप, ये जो भी आने वाले हमारे सीएमए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं, तो इनको आप अपनी कुछ गलतियां, देखो हर कोई बंदा करता है अपनी लाइफ के अंदर, कुछ ना कुछ गलतियां आपने करी होंगी जो कि आपको लगता हो कि अगर मैं वो गलती नहीं करता हम्म, तो आज जो मेरा स्कोर आया थोड़ा सा और बढ़ के आ सकता था, या फिर मैंने वो चीज़ हम्म। अच्छी करी थी उस टाइम पे जिसकी वजह से मेरा इतना अच्छा स्कोर बना। तो आप अपनी गलतियां और जो आप कुछ पॉइंट्स ऐसे लगते हैं कि यार ये मैंने बहुत अच्छा किया था, तो दोनों शेयर करिए आप हमारे साथ कुछ। तो सबसे पहले मैं अपनी गलतियां शेयर करता हूँ, बिकॉज मैथमेटिक्स में मेरे थोड़े से मार्क्स कम हो गए थे एंड थोड़ा सा फिर इंक्रीमेंट भी हुआ, तो मैं आपको बताता हूँ। मैथ्स में मैं क्या करता था, मतलब मैं प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस बहुत करता था। सपोज अगर आप कह रहे हो तो मैं 200 क्वेश्चंस कर लेता था एक चैप्टर के, बट हम्म। उसका कोई मतलब नहीं निकलता था, बिकॉज मैं अगला एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था तो मेरे अगले क्वेश्चन में मेरे को डाउट निकल आता था। तो कहने का तो मैंने 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, लेकिन उनका कोई आउटकम नहीं निकला, बिकॉज हर क्वेश्चन में मेरे को डाउट हुआ तो मेरा कंसेप्ट तो क्लियर ही नहीं हुआ। तो बिल्कुल फिर मैंने अपने मतलब इस चीज को इम्प्रूव किया। फिर मैंने अपने इम्प्रूवमेंट में क्या किया, मैं कम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मेरे को आउटकम बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल। फिर मैंने ये जो सेकंड कॉपी अपनी बनाने की जो बात की थी अभी, कि आप एक चैप्टर के टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखो कि उस चैप्टर से कितने तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब मैंने वो जैसे ही फंडा अपनाया तो मैंने एक टॉपिक के ज्यादा से ज्यादा 5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और ऐसे हर टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। तो हाँ, इसको इसने मेरी बहुत हेल्प की। मतलब मैं इन शॉर्ट अगर अपने कंक्लूजन पे आऊं तो मैं ये कहूंगा कि आपको ज्यादातर ये नहीं ट्राई करना है कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, और ये भी ट्राई नहीं करना है कि आपको जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि हम्म। सिलेबस कंप्लीट करना इज नॉट सब कुछ। आपको मैक्सिमम टाइम रिवीजन आप कर कितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये आपका बहुत मैटर करता है। बिल्कुल करेक्ट। तो बेसिकली आपका सिंपल सा जी मतलब यही है, मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं आप मुझे बताना, कि
आदमी नंबर ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर ना जाए, आदमी जाए अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर। बिकॉज अगर उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जी होगी तो वो कितने भी एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस बना सकता है उससे, राइट? यही आप बोलना चाह रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल। जी तो ये काफ़ी अच्छा बोला आपने। और तो इसमें आपने नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट अपने दोनों ही कवर कर लिया। आई थिंक जो आपने नोट्स बताया वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव आपने बताया कि एन नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस आप करते थे। बढ़िया। सो जी। आपने जो भी अपनी प्रिपरेशन करी वो सेल्फ स्टडी से करी थी या फिर किसी कोचिंग वगैरह को ज्वाइन किया था? तो मतलब मैंने क्या कि मतलब मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी, बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरे को रियलाइज हो गया कि मतलब नहीं है मतलब कोचिंग करने का। तो टोटली मेरे को लगा कि मैंने गलत किया कोचिंग ज्वाइन करके। हम्म। फिर मैंने सेल्फ स्टडी ऑप्ट की। मतलब बेसिकली मेरे हिसाब से फाउंडेशन लेवल पे आपको कोचिंग की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको यूट्यूब पे ही इतना सारा कंटेंट मिल जाएगा, इतने सारे टीचर्स मिल जाएंगे कि आपको बेमतलब की कोचिंग में फी पे करने की जरूरत ही नहीं होगी। बिल्कुल करेक्ट। तो और मैं तो अल्टीम यही कहूंगा कि आप सेल्फ स्टडी रेफर करो बिल्कुल। फाउंडेशन लेवल पे एटलीस्ट। और ये जो आपने पॉइंट बोला है काफ़ी सही बोला। बिकॉज इससे होता क्या है कि जैसे आप आगे लेवल पे जाओगे, इंटरमीडिएट, फाइनल, तो ऐसा बेसिकली मैं देखता हूँ जो छोटी छोटी सिटीज़ होती हैं वहाँ पर ऑफलाइन कोचिंग इतनी अच्छी जी होती नहीं है। सो अल्टीमेटली हाँ आपको ऑनलाइन पे तो शिफ्ट होना है, चाहे आज नहीं तो कल। सो ज़्यादा बेटर यही जी है कि अभी से आप अपना फाउंडेशन लेवल से अपने सेल्फ कंट्रोल रहो, सेल्फ डिसिप्लिन रहो विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब स्टडी, जिससे आपको वो कंटिन्यू करना पड़े इंटर में और फाइनल में, तो आपको हेल्प हो उससे। ऐसा ना हो कि यार यहाँ पे तो क्या हो गया, पहले तो मैं ऑफलाइन जाके पढ़ता था, अब तो ऑनलाइन पढ़ना पड़ रहा है, तो आपका डिसिप्लिन ही गायब हो जाए, कंसिस्टेंसी गायब हो जाए। तो ये काफ़ी सही बोला आपने कि सेल्फ स्टडी बहुत राइट। ज़रूरी है, और ये तो अल्टीमेटली हेल्प करेगी ही करेगी। बिकॉज कितना भी कोचिंग कर लो, कुछ भी कर लो, आदमी पढ़ेगा ही नहीं तो फिर क्या ही कर लेगा। सही बात है कि नहीं? सही बात है। बिल्कुल। सही बात है। सो मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि अकॉर्डिंग टू यू ऐसे कौन से यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि आप हमारे अपकमिंग जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको सजेस्ट करना चाहते हो हम्म। कि मतलब कि इन यूट्यूब चैनल से आप कनेक्ट रहो, डेफिनेटली आपकी फ्यूचर में हेल्प कुछ ना कुछ होगी ही होगी। बेसिकली मैं लॉ की अगर बात करूँ तो लॉ में तो आपको अर्जुन अर्जुन सर मतलब CS अर्जुन छाबड़ा सर है वो। बिल्कुल। उनको आपको उनको रेफर करना चाहिए। एंड मैथमेटिक्स में आप चाहो तो आप अपन के CA भक्त मतलब हार्दिक भैया बहुत अच्छा मैथ्स पढ़ाते हैं, आप उनको रेफर कर सकते हो। हम्म। और अकाउंट्स में भी आप हार्दिक सर को रेफर कर सकते हो। हालांकि बहुत सारे टीचर्स हैं अकाउंट्स के फैकल्टी के भी, हम्म। मेरे को अभी नाम याद नहीं आ रहा है उनका। और अपना कौन सा बचा, इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स तो मतलब मेरी पढ़ी हुई थी, मतलब इकोनॉमिक्स तो मैंने 11th 12th में पढ़ा था, तो मैंने उसको यूट्यूब से रेफर नहीं किया था। हाँ, मैंने उसका मैराथन रेफर किया था एट मतलब लास्ट मोमेंट पे। तो इकोनॉमिक्स तो मैंने सेल्फ ही किया था इकोनॉमिक्स तो। अच्छा, और मैनेजमेंट। ये तो हो गई पढ़ाई वाली बात। अब जैसे कुछ जी ऐसे चैनल्स हैं जो कि आपको कुछ न्यूज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे चैनल्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा फिर वो प्रमोशन वाली बात हो जाएगी। और जैसे कुछ, जैसे जी मेरा जी। भी चैनल है जो कि आपको कहीं ना कहीं पढ़ाई से रिलेटेड ही आपको गाइड करता है, मतलब पढ़ाता नहीं हूँ मैं डायरेक्टली, बट हाँ उसको इनडायरेक्ट वे में आपको बता देता हूँ सब चीज़ें। तो ऐसे कौन से हाँ चैनल्स हैं, हाँ। वो तो पढ़ाई वाली बात हो गई जो आपने बताई। बट ऐसे उसके अदर देन उसके और कौन से चैनल्स हैं जो कि आप और सजेस्ट करना चाहेंगे बच्चों को, आपने कभी अगर दूसरा फॉलो जैसे किया हो आपका तो? आपका चैनल जैसे मेरे को पता चला, तो मतलब हम्म। आपके चैनल से मेरे को काफी मतलब मोटिवेटेड भी फील होता था, एंड आपको हम्म। देखता था मैं। हम्म। तो मतलब हाँ बहुत अच्छा लगता था। एक तो आपका चैनल हो गया, और मतलब हार्दिक भैया भी मतलब पढ़ाते भी हैं और साथ साथ अदर गाइड भी कर रहे इंफॉर्मेशन भी वो देते रहते हैं, हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी। और दूसरा मैं क्या करता था, मतलब अपने YouTube में मैं मेरा YouTube अगर आप खोल के देखोगे तो उसमें आपको ज्यादातर मोटिवेशनल वीडियोस ही मिलेंगे, मतलब कंटेंट पेज पे। बिल्कुल। तो मतलब मेरा ज्यादातर फोकस इन्हीं सारी चीजों पे बहुत रहता है। बहुत बढ़िया। मतलब जी बेसिकली आपने ये जो चैप्टर्स, ठीक है, बहुत बढ़िया, ग्रेट। सो जैसे सबकी लाइफ में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, है ना? इन द मॉडर्न जी। वर्ल्ड अगर मैं देखूँ तो हर जगह डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन है, अगर मैं किसी भी फील्ड में जाके देखूँ तो। सो आपने इस इतने अच्छे मार्क्स स्कोर करे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शंस होंगे, चाहे वो सोशल मीडिया हो या कुछ भी। सो हम्म। आप उनसे कैसे डील करा, आपने उनको कैसे हटा के अपना स्टडी पे फोकस कैसे किया?
अगर अपन बात करें सोशल मीडिया की, तो हाँ मतलब सोशल मीडिया तो बहुत, मतलब मैं भी घंटों घंटों रील्स में बिता देता हूँ। तो मतलब एग्जाम टाइम पे मैंने थोड़ा सा सीरियस हो गया था, तो मैंने ऐसा नहीं किया कि मैं खुद को मतलब इंस्टाग्राम बंद कर दिया। ये तो मतलब ऐसा करना तो खुद के साथ ही गलत हो जाएगा, बिकॉज हम्म। आप इतना टाइम से चलाते आ रहे हो। तो एकदम से मैंने बैन कर उसको दिया। एज अपने, मैंने इंस्टाग्राम को अपने मोटिवेशन में, या फिर वीडियो गेम्स को, मेरे को वीडियो गेम्स खेलने का बहुत शौक है, वीडियो गेम्स को अपने मोटिवेशन में कन्वर्ट कर दिया। कि लाइक अगर मैं 5 घंटा पढ़ूंगा, तो मैं अपने आप को रिवॉर्ड देने के लिए 1 घंटा वीडियो गेम खेलूंगा, या फिर 1.5 घंटे इंस्टाग्राम चलाऊंगा। तो और उसके बीच में, उस पीरियड ऑफ टाइम में मेरा मतलब फोन का नोटिफिकेशन बंद रहता था। मतलब मैं प्लेज ले लेता था कि नहीं, ये टारगेट जब तक तुम्हारा पूरा नहीं हो जाता तब तक तुम वीडियो गेम्स या फिर सोशल मीडिया की तरफ नहीं जाओगे। बिल्कुल। तो तो मतलब मतलब ऐसे मैंने अपने, कंटिन्यू कंटिन्यू जी, कंटिन्यू कंटिन्यू। हाँ तो मतलब इसी तरह से मैंने अपने, मतलब अपने मेरा जो डिस्ट्रैक्शन है, इस पे मैंने खुद को वो किया, कंट्रोल किया डिस्ट्रैक्शन बहुत अपने बढ़िया। बेसिकली। तो बेसिकली आपका कहना ये है कि अपने आप को कुछ ना कुछ रिवॉर्ड रखो, जिसके बेसिस पे आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी और आपका जो इंटरेस्ट है, मन कर रहा है अगर रील्स चलाने का भी या गेम्स खेलने का भी, तो आप वो भी हो जाएगा, साथ में उसके आड़ में पढ़ाई भी हो जाएगी। राइट, ये सही चीज़ आपने बोली हाँ काफ़ी, हाँ। कि रिवॉर्ड रखो अपने लिए। बहुत बढ़िया। मैं अच्छा, आप ये चीज़ बताओ, ये बहुत बच्चों के दिमाग में डाउट रहता है कि एक दिन में कितने सब्जेक्ट्स को लें, तो आपने एक दिन में कितने सब्जेक्ट्स को कवर किया था? अगर देखिए, अभी अगर जैसे आप अभी से स्टार्ट करते हो, तो अभी से तो आपके पास बहुत टाइम है। लाइक अगर आपका एग्जाम जून में है तो बहुत टाइम है आपके पास। तो बिल्कुल। अगर आप अपने हर दिन दो दो सब्जेक्ट्स भी लेके चल रहे हो, अगर आपने एम अपना, जैसे आपके हफ्ते में आपके पास 7 दिन है, आप संडे को छोड़ भी दो, तो आप MWF और TTS का भी अगर रूटीन बना लो, तो आप हर दिन दो दो सब्जेक्ट्स भी लेके चलोगे, और हर सब्जेक्ट्स में आप 2-2 घंटे भी दोगे अभी से, तो हाँ आराम से हो जाएगा आपका। मतलब आपको बर्डन बिल्कुल नहीं लेना है अभी से। बिल्कुल। तो मतलब अगर आप अकॉर्डिंग टू, बर्डन लेके पढ़ोगे, यस यस कंटिन्यू। अगर आप बर्डन लेके पढ़ोगे तो मतलब आपको फिर दिक्कत ही होगी। मतलब आप, तो मतलब नहीं आप इधर कंसंट्रेट कर पाओगे, नहीं आप उधर कंसंट्रेट कर पाओगे। तो बिल्कुल बेटर है आप थोड़ा थोड़ा टाइम देना स्टार्ट कर दो। सही है। तो मतलब जैसे आपने बोला कि एक दिन में दो सब्जेक्ट्स, तो इससे ऐसा नहीं होगा, जैसे बहुत बच्चों के दिमाग में ये भी डाउट आता है कि जैसे भैया मैंने आज दो सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, अब अगले दिन मेरे अदर दो सब्जेक्ट्स होंगे, तो वो जो हाँ प्रीवियस डे में जो मैंने दो सब्जेक्ट्स पढ़े थे वो अगले दिन मैं कैसे मैनेज करूँ? तो इसकी आप कुछ, अगर आपने कुछ ट्रिक अप्लाई करी हो, कैसे क्या करते थे आप मैनेज? जी, हाँ तो मतलब जैसे कि सपोज मेरा आज मंडे के दिन मैं और लॉ और अकाउंट्स पढ़ रहा हूँ, तो मैंने लॉ और अकाउंट्स कंप्लीट किया। एंड अगले मतलब पढ़ने के बाद उसको थोड़ी देर बाद रिवाइज किया। उसको रिवाइज करने के बाद जब अगले दिन मैं इकोनॉमिक्स और मैथ्स पढ़ रहा हूँ, तो इकोनॉमिक्स और मैथ्स पढ़ने के बाद ये नहीं कि बस मैं पढ़ाई बंद कर दी, जो मैंने पिछले दिन जो मैंने पढ़ा उसको रिवाइज किया मैंने। फिर बिल्कुल ऐसे मतलब सेम डे जो पिछले दिन पढ़ा वो आपने रिवाइज किया। बिल्कुल। बिकॉज एक तो ह्यूमन साइकोलॉजी भी होती है कि आपने जो पढ़ा, अगर आप उसको 24 आवर्स के अंदर अगर आप उसको रिवाइज ना करो, तो वो आपके दिमाग से मतलब निकलने लगती है। बिल्कुल तो डेफिनेटली। मैंने ये फंडा अपनाया था। सो आपसे मैं एक चीज़ पूछूं कि आप छोटे मतलब कुछ शब्दों के अंदर मुझे एक चीज़ बताओ कि रिवीजन की क्या इंपॉर्टेंस है एक स्टूडेंट की लाइफ में, आप क्या समझते हो ऐसा? रिवीजन की अगर मैं बताऊं, तो रिवीजन इज एवरीथिंग मेरे हिसाब से। तो हंड्रेड मतलब परसेंट आप सिलेबस कंप्लीट कर लो, आप सोचो कि मेरा एग्जाम क्लियर हो गया, तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब बिल्कुल तक आपका रिवीजन मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 3 से 4 बार अपना सिलेबस रिवाइज कर ही लेना है। बिल्कुल सही बात। लेकिन आपको मतलब ऐसा नहीं कि आपको रिवीजन में भी याद ही चीजें करनी है, मतलब रिवीजन का भी आप स्लॉट बनाओ बिल्कुल कि कैसे करेक्ट। आपको रिवाइज करना है। जी। सो मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ आपसे कि जैसे जैसे अब जो चीज़ें चलती हैं, जैसे हम एग्ज़ाम के बहुत नज़दीक होते हैं तो काफ़ी टेंशन्स होती हैं, हम्म। काफ़ी कन्फ्यूजन्स होती हैं दिमाग के अंदर, आदमी एक नेगेटिव फील करता है अपने अंदर में, और ये सब स्टूडेंट के साथ होता है, चाहे कोई रैंकर हो चाहे कोई भी स्टूडेंट हो। सो उस चीज़ को शायद आपके साथ भी हुई होगी, क्योंकि मैं समझता हूँ स्टूडेंट में वो कॉमन चीज़ होती है, वो सब चीज़, टेंशन लेना, थोड़ा कन्फ्यूजन होना, अपने ऊपर सेल्फ डाउट करना। हम्म। सो आपने, अगर आपके साथ भी ये चीज़ हुई तो आप कैसे उस चीज़ को डील करते थे? हाँ, अगर मतलब अगर आप कह रहे हो कि आप एग्जाम टाइम पे डर रहे हो, तो इसके दो रीजन हो सकते हैं। या तो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, दूसरा या तो आपने पढ़ा है फिर भी आप डर रहे हो। बिल्कुल तो इस डर से बचने के लिए आप या तो पूरे दिन पढ़ते रहो, क्योंकि अगर आप पढ़ाई करते रहोगे तो आपको ऑब्वियस सी बात है डर नहीं लगेगा उस बिल्कुल, टाइम दिमाग पे। को नेगेटिविटी में और जाएगा ही नहीं। हाँ, आप सोशल लाइक ये चीजें देखना बिल्कुल बंद कर दो। मतलब मैं बहुत
हूँ कि एग्जाम पिछली बार ज्यादा टफ आएगा, फिर इस बार ज्यादा टफ ये आएगा। तो सब आप हाँ, कंपेयर करना बंद कर दो बिल्कुल। बिल्कुल लाइक करेक्ट, आपने स्टडी की है, आपने अच्छी प्रिपरेशन की है, हाँ ऑफ कोर्स आपका पेपर अच्छा जाएगा। बिल्कुल और एग्जाम टाइम पे कोई भी नई चीज आपको नहीं उठा के देखनी है। जैसे कि कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कि आप सीएमए कर रहे हो, तो आपने सीएमए के मैथ्स के मॉड्यूल से क्वेश्चन उठाया, फिर आप सोचते हो कि मैं सीए के मॉड्यूल से भी उठा लूं, तो फिर आप देखते हो तो लगता है कि अरे यार ये क्या देख लिया। तो बिल्कुल, ये आपको नहीं करना है बिल्कुल। फिर वो चीज़ मतलब एक जितना आपने नेगेटिविटी पढ़ा है, हाँ वो चीज फिर आपको मतलब वो सही नहीं रहेगी आपके लिए, डिमोटिवेट आपका करेगी, एग्जाम भी खराब हो सकता है उससे। बिल्कुल। सो जी। ये कुछ क्वेश्चंस थे। एट द एंड में एक और क्वेश्चन लास्ट पूछना चाहूँगा, वो ये कि जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, आप उनको अपनी तरफ से क्या पॉइंट्स ऐसे बताने चाहोगे कि हाँ भाई तू ये पॉइंट्स कर ले, तेरा हो जाएगा आराम से। सबसे पहली चीज तो मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहली बात तो आप अपना इंस्टीट्यूट मटेरियल रेफर करो। बिल्कुल, और सबसे पहली बात, अकाउंट्स और मैथ्स में अपने कंसेप्ट कॉपी अलग बनाओ, प्रैक्टिकल कॉपी अलग बनाओ। प्लीज इसको दोनों को मिक्स बिल्कुल मत कर देना, बिकॉज आपको एट द एंड एग्जाम टाइम पे दिक्कत जाएगी। जब आप बुक खोल के बैठोगे तब आप ऑब्वियस सी बात है आप ब्लैंक हो ही जाओगे, बिकॉज एक तो आपको एग्जाम का प्रेशर रहेगा, और बुक्स में आप देखोगे कि बहुत बड़ी बड़ी चीजें लिखी रहती हैं। तो आप सेल्फ नोट जरूर बनाना अपने, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और एग्जाम टाइम पे कभी भी, जैसे आपका कल एग्जाम है, कभी भी आप प्रैक्टिस मत करने बैठना। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, कि आप बस रिवाइज करो। मतलब जो आपने कंसेप्ट बनाया उसको रिवाइज करो। मतलब और नई बस इतना चीज़ों ही को तो पढ़ो, बताऊंगा। बट हाँ पुरानी चीज़ें जितनी रिवीजन होंगी उतना ज़्यादा बेटर है अकॉर्डिंग टू यू। हाँ उतना ज्यादा बेटर है, मतलब आपका बिल्कुल, रिविजन रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल करेक्ट। जी। सो ये पॉइंट्स आपने मतलब आपने बताया कि अगर ये करते हो तो आपका हो जाएगा, और अकॉर्डिंग टू मी ये आपने बिल्कुल सही बताया, क्योंकि ये बेस है। ये अगर कोई बंदा अप्लाई करता जी है तो डेफिनेटली बेस है। उसको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि रिजल्ट से पहले जब आप मेहनत कर रहे थे और रिजल्ट जब आ गया, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, आपने मतलब क्या चीज़ फील करी अब कि अब एक एक पड़ाव तो भाई पार हो गया, तो अब क्या ऐसा महसूस हो रहा है वो भी बताओ। रिजल्ट से पहले तो मेरे को मतलब हाँ मुझे इतना मालूम था कि पेपर्स अच्छे गए हैं, तो मार्क्स अच्छे आएंगे, लेकिन इतने अच्छे आएंगे ये भी नहीं मालूम था मेरे को। बट चलिए मार्क्स अच्छे आ गए, पेरेंट्स भी बहुत खुश थे। मतलब मैंने एक्सपेक्ट किया था, लाइक मैंने 280 270 इतना एक्सपेक्ट किया था मैंने, मतलब ये तो अच्छे ही मार्क्स आ गए मेरे हिसाब से, तो मतलब बिल्कुल, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा। मैं बस एक चीज और मेंशन करूंगा कि लाइक आप जैसे एम कर रहे हो आपको 350 लाना है, तो आप हमेशा एम से ना अपना टारगेट ज्यादा ही रखना। आप हमेशा सपोज करो कि आपको 380 लाना है, तो मेरा भी टारगेट था कि आप थ्री मेरे को टारगेट अपना लेके चला था कि 380 मार्क्स लाने हैं, तब जाकर के मैं थ्री 354 फिफ्टी पे फोर पे आया हूँ। तो बिल्कुल, मतलब आपको हमेशा टारगेट ज्यादा रखना है अपना। बिल्कुल करेक्ट, तो रिजल्ट्स के बाद का सीन था फिर मतलब बहुत खुशी, मतलब अंदर से एक तो कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ भाई चलो, इस कॉन्फिडेंस को मतलब ओवर तो नहीं होने दिया मैंने अपने ऊपर। बिल्कुल, बट एक चीज आ गई कि हाँ भाई मतलब चलो तुमने एक सीढ़ी पार कर ली, फिलहाल अब अगले लेवल के लिए मेरे को मतलब कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आ गया, एक्साइटमेंट बहुत आ गया मेरे अंदर। बिल्कुल। बिकॉज जी। ये कॉन्फिडेंस आना बनता भी है। और मैं यही बोलता हूँ कि सिर्फ एक रिजल्ट वाला दिन होता है जो कि तुम्हारी जो पिछली जितनी भी मेहनत होती है सब भुलवा देता है, और आई थिंक ये तुमने फील करा होगा, मैंने भी किया था ये, कि वो जो भी दिन होते हैं, जितनी हमने घिसी होती है, जितनी मेहनत करी होती है, तो वो सिर्फ एक दिन में बदल जाती है खुशी में, वो जिस दिन हम रिजल्ट में देखते हैं पास। और वो एक ऐसी खुशी होती है जो कि आदमी पैसे दे के भी नहीं खरीद राइट। सकता अकॉर्डिंग टू मी। सो बहुत बढ़िया सही लगा बात है, आपसे मतलब बात उस करके। टाइम पे जो डोपामिन आप में रिलीज होता है वो मतलब अलग बिल्कुल लेवल होता है। मतलब करेक्ट, बिल्कुल जितनी आपने 6 महीने की मेहनत करी है, वो 6 महीने की मेहनत आपकी एक स्क्रीन पे आकर के आपके सामने दिख रही है, तो मतलब इससे बड़ी बात और क्या ही हो सकती है सही आपके बात। लिए। मैं तो जी। एक्चुअली मैं इसको अपने जो एग्ज़ाम्स होते हैं मैं उसको एक रेस मानता हूँ। जैसे आदमी रेस करने जाता है ना, तो वो जैसे ही ऑन मतलब गेट सेट गो बोलता है तो आदमी सब भागते हैं एकदम। तो वो जो दौड़ है हमारी, वो जिस दिन हमने एग्ज़ाम फॉर्म और रजिस्ट्रेशन भरा था ना, उस दिन ही दौड़ चालू हो गई थी। बट उस दौड़ का विनर कौन होगा, राइट। वो रिजल्ट वाले दिन पता चलता है कि कौन कितनी तेज़ी से दौड़ा, कौन थक गया वहीं पे बैठ गया कोने में। ये सही बात है कि नहीं, आप मुझे राइट। बताओ। कि मैं तो इसको इसी चीज तरीके से देखता हूँ, एग्जाम इसी तरीके से है पूरा। कि अभी जैसे आपका इंटर चालू हुआ, कि मेरा भी इंटर चालू हुआ, तो हम अभी दौड़ लगा रहे हैं उन सब बच्चों के साथ जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, जो हमारे साथ जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है। बस उस दिन जो पास हो जाएगा वो समझो ये रेस में जीत गया, और जो नहीं पास होगा उसने कुछ ना कुछ गलतियां करी होंगी या रुक गया होगा रास्ते में, वही वाली बातें हैं भाई। मतलब अपन में
रजिस्ट्रेशन के टाइम ही अपने आप को ये समझा के रख दिया था कि हाँ भाई आप मतलब एक बहुत अच्छे कोर्स में आप एंटर करने जा रहे हो जिसमें कुछ भी हो सकता है, लाइक जो भी होगा बस आपको इतना समझना है कि वो आपकी मेहनत का नतीजा है, इसमें किसी की भी गलती नहीं है। करेक्ट, सारी चीजें जो भी आपका आउटकम आएगा उसमें सब आपकी मेहनत है, या फिर अगर नहीं आया आउटकम सब तो भी आपकी उसमें मेहनत आपका ही एफर्ट है, है, जो भी है आपका है, सब कुछ आपका ही है। बिल्कुल आपका ही एफर्ट है जी। बिल्कुल भाई। जी सो अकॉर्डिंग टू मी आपने बहुत अच्छे से सारी चीज़ एक्सप्लेन करी और कुछ की पॉइंट्स बताए जिनको बच्चे अगर एज इट इज़ के एज इट इज़ ही फॉलो कर लेते हैं तो उन्हें 100% रिजल्ट मिलेगा। तो थैंक यू सो मच भाई, आपने हमारे साथ ज्वाइन किया मेरे जी, बोलने पर। सो आई होप आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा हमारे साथ ज्वाइन करके, अपनी कहानी शेयर करके। थैंक यू सो मच भैया।